नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस डिस्कशन के पहले पार्ट में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के सौर मंडल एवं विभिन्न ग्रहों का विस्तृत अध्ययन किया था। उसी में पृथ्वी के अध्ययन के क्रम में हमने कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा के बारे में भी जाना था। उन कंट्रीज़ के बारे में जाना था जो इन रेखाओं पर स्थित हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। हमने बताया था जो भूमध्य रेखा पर स्थित कंट्रीज हैं टोटल, उनकी संख्या टोटल कितनी है? 13 है। 13 कंट्रीज़ हैं। और वो 13 कंट्रीज़ में कौन कौन थे? तो हमने इसे बहुत ही डिस्क्राइब किया था इसके बारे में, और आपको याद हो गया था। इसमें हमने बताया था एक बहुत इजी वे में याद करने के लिए हमने बताया था कि जैसे कि मान लिया ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। यहाँ पे हमने अफ्रीका के बारे में बताया था, और ये हमारा प्यारा भारत है। जो भूमध्य रेखा है वो इस तरह से गुजरती है। पहला जो कंट्री होता है, यदि हम देखें तो साउथ अमेरिका से यदि हम देखें हैं तो पहला कंट्री मिलेगा आपको इक्वाडोर। इक्वाडोर, ये नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्वाडोर का मतलब होता है इक्वेटर का डोर, ठीक है। और इसमें 3 कंट्रीज थे साउथ अमेरिका में, ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। जो अमेरिका है, सॉरी अफ्रीका है, अफ्रीका में जो कंट्रीज थी वो थी UKGKS। यू में था युगांडा, के में कांगो, ये दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो हैं वो दोनों। जी फोर था गुयाना, के फोर था केनिया, और एस फोर था सोमालिया। तो GK UKS ये हमने याद कर लिया था। तो इस तरह से 3 कंट्री ये हो गए, 3 कंट्री ये हो गए, 3 कंट्री ये हो गए, और अगला जो था MIK, उसमें था, उस कंट्री में MIK में था क्या? इसमें मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो इस तरह से ये भी 3 कंट्री हो गया। तो 3 चौके 12 कंट्री हमने ये पढ़ लिया था, और एक जो था वो सैंट टोमे था। तो अर्थात 13 कंट्री टोटल हो गए थे। तो इस तरह से हमने कर्क रेखा के बारे में भी बताया था कि कर्क रेखा पे कौन से कंट्रीज अवस्थित है, उसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से बताया था, और एक कंसेप्ट के आधार पे बताया था। आपको रटने की ज़रूरत नहीं थी। यदि आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। इसके अलावा हमने वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में चर्चा किया था, और महाद्वीपीय सिद्धांत जो है वेगनर का, उसके बारे में चर्चा किया था। तो इतनी सारी यूज़फुल कंटेंट्स पहले वीडियो में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगा, और साथ ही आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है पॉइंटर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम में। मैं आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले पॉइंटर को ज़रूर रिवाइज करके जाएँ। मान लिया आप इस तरह से 3 जो पोर्शन है साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, 3 पोर्शन हिस्ट्री का, उसी तरह से ज्योग्राफी, उसी तरह से पॉलिटी, इकोलॉजी, इस तरह से मान लिया 6 सब्जेक्ट ही लेते हैं, और हर एक सब्जेक्ट से यदि या 6 पोर्शन से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन का यदि बेनिफिट मिल जाता है तो आपको एग्ज़ाम में 20 से 24 क्वेश्चन का एटलीस्ट बेनिफिट होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 20 से 24 क्वेश्चन का यदि आप लीड करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाता है। तो इस कारण जो पॉइंटर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है चट्टान। चट्टानों के बारे में बताया गया है। तो चट्टान क्या होता है? चट्टान का हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। चट्टान जो होता है वो पृथ्वी की सतह का कठोर भाग जो होता है उसे हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और चट्टान जो होते हैं वो सामान्यतः 3 तरह के होते हैं। कौन कौन?
वो होता है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और केंद्रित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेबो, ये सब सारे आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो कठोर होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है और वो जीवाश्म रहित होते हैं। आग्नेय चट्टान जो होते हैं कठोर होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं और उनकी डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, इसमें चुंबकीय जो लौह, निकेल और तांबा, सीसा वगैरह ये सब धातु पाया जाता है। उसी तरह से जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान जो होती हैं वो परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टान होती है। जैसे उसमें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर क्या है, एक परतदार चट्टान है, अवसादी चट्टान है। या स्लेट क्या है, एक अवसादी चट्टान है। कॉन्ग्लोमरेट, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टानों का निर्माण कब होता है, या तो आग्नेय चट्टानों में टूट फूट होगा, कई कारणों से टूट फूट हो सकता है चट्टानों में। जैसे आपका भौतिक क्षय हो सकता है, भौतिक क्षय में क्या हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर, तापमान, सूर्यता प्राप्त होता है, वर्षा, जैसे शीतलता, जैसे रात में जो चट्टान है वो शीतल हो गई, लेकिन जब सुबह होगा और दिन जब ऊपर चढ़ेगा तब तापमान में वृद्धि होगी और चट्टानों में क्रैक होगा। तो इस तरह से आग्नेय चट्टानें या जो केंद्रीय चट्टानें होंगी वो टूटेंगी। ठीक है, तो और इस तरह से एक परत दर परत चट्टानों का निर्माण होता जाएगा और वो अवसादी चट्टान कहा जाएगा। इसी तरह से केंद्रीय चट्टान होता है, तो केंद्रीय चट्टानों का भी निर्माण जो होता है वो आग्नेय अथवा अवसादी दोनों के केंद्रण से केंद्रीय चट्टान का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर, सही कथन के बारे में इसमें चूज करना है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। हाँ, तो ये संभव है कि जलीय तंत्र द्वारा निर्मित हो, लेकिन केवल यदि लिखा रहता तो ये एक समस्या थी। जलीय तंत्र लिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। हमने अभी बताया था कि जो परतदार चट्टानी या अवसादी चट्टान होती है उसमें क्षरण होता है और परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और ये विशिष्ट परतों में पाए जाते हैं। ये सारे जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हमने अभी बता दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है, तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, ये सही है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है, तो आग्नेय चट्टानें क्या होते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही हो सकते हैं। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही हो सकते हैं। आगे देखेंगे, कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान जीवाश्म नहीं पाया जाए, एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आग्नेय चट्टानों का भाग है। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट क्या है, अभी हमने बताया था। जो कॉन्ग्लोमरेट जो होता है वो किस तरह का चट्टान है, कॉन्ग्लोमरेट किस तरह का चट्टान है, अभी हमने बताया। कॉन्ग्लोमरेट जो होता है वो अवसादी चट्टान होता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है, एक आग्नेय चट्टान है। सेल और बलुआ पत्थर ये क्या है, अवसादी चट्टान है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है, तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी दोनों में होती है। ग्रेनाइट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। अवसादी सेल का उदाहरण क्या है, बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सेल, ये क्या है, अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैसें निकलती हैं वो क्या है, जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सा निकलता है, जलवाष्प। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, माउंट कोटोपैक्सिस विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। अब देखिए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहेंगे, प्लूटोनिक चट्टानें। अब देखिए, जो प्लूटोनिक चट्टानें होती है इसके भी कई आकृतियाँ होती है। मैं इसका एक थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा ताकि आप सिर्फ इसे रट्टा नहीं मारो बल्कि कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। ये बोला जा रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टान। अब देखिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो लावा जो है वो बाहर निकल कर आएगा, लावा बाहर निकल कर आएगा, कुछ लावा जो है बाहर निकल जाएगा,
निकल कर आता मैग्मा, और जो बाहर में आ जाता है उसे हम बोलते हैं लावा। ठीक है, तो मैग्मा जब बाहर निकलेगा और ऊपर ये जब लावा का जमा हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो अब पदार्थ हैं, जो मैग्मा है, वो अंतर्वेदी चट्टानें जो होती हैं उस तरह की आकृति बना लेती है। अर्थात ये इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं आ पाता और अंदर ही जम जाता है। तो अंदर जम जाता है तो कई तरह की आकृतियों का निर्माण होता है, और उन आकृतियों को अलग अलग उनके रूप और संरचना के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब जैसे जो अंदर मान लिया कुछ इस तरह की आकृति का जमाव हो जाता है, ठीक है, इसी में बैथोलिथ एक होता है, जो आग्नेय चट्टानों का जो अंतर्वेदी चट्टान होता है, इसे पूरे क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलेंगे। इसी में जो कुछ पोर्शन होगा इस तरह से जमेगा, इसे फैकोलिथ बोला जाता है। ठीक है, जो लहरदार स्थिति में होती है इसे फैकोलिथ बोला जाता है। उसी तरह से एक लेपोलिथ होता है। तो लेपोलिथ जो होता है, जो चट्टानों की आकृति होगी वो क्या होगी, तस्तरी नुमा होगी। लेपोलिथ की जो चट्टानों की संरचना क्या होगी, तस्तरी नुमा, अर्थात उसकी आकृति जो होगी अवतल की तरह होगी। ठीक है, उसी तरह से बैथोलिथ होता है। बैथोलिथ जो होता है उत्तल की संरचना होती है उसकी, और एक बृहद चट्टानी भाग होता है। ये प्लूटोनिक चट्टानों के ये संरचनाओं के बारे में हमने अभी स्टडी किया। प्लूटोनिक चट्टानों में कौन कौन से, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इनमें से प्लूटोनिक चट्टानें कौन हैं, अर्थात वैसे चट्टान जो पृथ्वी के अंदर निर्मित हो गए, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाया और अंदर ही उनका जमाव हो गया। तो वैसे जो चट्टानें होती है उनमें से पहला नाम लिया जाता है बैथोलिथ का, फिर आप बता सकते हैं लैकोलिथ का, लैकोलिथ, फिर हम बोल सकते हैं लेपोलिथ, आगे बोल सकते हैं फैकोलिथ, फैकोलिथ, स्टॉक और सील। ये सारे क्या हैं, प्लूटोनिक चट्टानों के रूप हैं। आगे देखेंगे ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं। तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखीय उद्गार कहाँ पे होंगे, जहाँ पे मार्जिन मिलेगा, जहाँ पे मार्जिन मिलेगा। मार्जिन हमने कल बताया था, जो पहला वीडियो है उसमें हमने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है और ज्वालामुखी का निर्माण किस तरह से होता है। तो उसमें हमने इसके बारे में भी बताया था कि जो चट्टानें होती हैं, जो प्लेटें होती है, दो प्लेट में एक अलग अलग गतियाँ होती है, जो अपसारी और अपसारी गति होती है या रूपांतरित गतियाँ होती है। अब उन गतियों के कारण क्या होती है, जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर भागती हैं। ठीक है, तो जब टकराएंगी तो जो हाई डेंसिटी वाली चट्टानें परत होंगी, हाई डेंसिटी वाले जो प्लेटें होंगी वो लो डेंसिटी वाले प्लेटों के नीचे दब जाएंगी और यहाँ से मैग्मा की उत्पत्ति होगी और ज्वालामुखी का निर्माण होगा। ये हमने कल बताया था। तो इसी में हमने इन सारे बातों का चर्चा किया था कि ज्वालामुखी का निर्माण कहाँ पर होगी। तो वो प्लेटों की जो संरचना होती है और उसकी जो डेंसिटी होती है उस पर वो निर्भर करता है। अब जो संरचनाओं की जो उत्पत्ति, संरचनाओं जो प्लेटों की जो संरचनाएं होती है उनका जो गतियाँ होती है, ये सारे फैक्टर्स तो काम करते हैं। बात है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार क्यों नहीं होते, वोल्केनिक इरप्शन क्यों नहीं होता। तो वहाँ पे जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स का अभाव होता है, मार्जिन्स का अभाव होता है और जो तट होते हैं उसके चौड़े हैं। बाल्टिक सागर पे तट चौड़े हैं, इसके कारण वहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है कहाँ, यूएसए में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ, हवाई द्वीप का। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, हवाई द्वीप स्थित मोना लोआ। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस। ये आपको याद करना पड़ेगा। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, एक के वी एफ, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो एक क्या है, वोल्केनो है। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वो स्ट्रम्बली है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, किलायू।
किलायु जो है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आप इसे ऐसे याद करते हैं, किलाऊ को चिलाऊ बोल दीजिए कि सक्रिय तो ज़्यादा चिल्लाता है ये, तो चिलाऊ या किलाऊ जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एटना, एटना कहाँ है? इटली, सिसिली में। वेसुवियस कहाँ है? इटली में है। वेसुवियस कहाँ है? इटली में है। उसी तरह से एरेबिस कहाँ है? एरेबिस है रॉस द्वीप पे। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें क्या है? माउंट रेनियर, माउंट रेनियर कहाँ है? यूएसए में। एटना यूएसए इटली में। पेरिक्विटिन, पेरिक्विटिन मैक्सिको में है। और टाल कहाँ है? फिलीपींस में है। टाल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। माउंट रेनियर यूएसए, माउंट एटना इटली, पेरिक्विटिन मैक्सिको, टाल फिलीपींस। ठीक है, अभी हाल ही में जो फिलीपींस का टाल ज्वालामुखी है इसमें उद्गार देखने को मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट किनाबालू कहाँ है? मलेशिया में। माउंट किनाबालू मलेशिया में है। अल बुर्ज कहाँ है? ईरान में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको हूबहू याद करना पड़ेगा। ठीक है, एकांगागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबनकाया, सबनकाया पेरू में है। कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब आगे देखेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है उसे क्या कहते हैं? पीएसएल। तो पीएसएल भूकंप के समय में 3 तरंगें उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं पीएसएल। पी क्या होता है? प्राइमरी वेव। पी क्या होता है? प्राइमरी वेव। एस होता है सेकेंडरी वेव। एस जो होगा वो सेकेंडरी वेव होगा। पी हो गया प्राइमरी वेव, एस हो गया सेकेंडरी वेव, और एल हो गया लव वेव। ये अलग अलग वेव हैं। ठीक है, अब इसकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। प्राइमरी वेव जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जो होती है, अब जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, अब यहाँ पे मान ले भूकंप का अधिक केंद्र है, तो यहाँ भूकंप का अधिक केंद्र है और यहाँ से जो है भूकंपीय तरंग बहेगी। अब ये एक कोर होता है, आप जानते होंगे, हमने ये बताया था। तो पी तरंग जो होती है वो पृथ्वी के अंदर किसी भी माध्यम से गुजर सकती है। वो ठोस, द्रव, ये तीनों ही ठोस और द्रव और गैस। हालांकि जो पृथ्वी के अंदर है वो तो प्लाज्मा की कंडीशन है और ठोस है, तो उसमें से जो पी जो तरंगे हैं, प्राइमरी तरंगे हैं, वो किसी भी माध्यम से गुजर सकती है। जबकि जो सेकेंडरी वेव है वो केवल सॉलिड जो स्टेट होते हैं उनसे होकर गुजर सकती है। तो इसी कारण एक एंगल का निर्माण होता है, पृथ्वी की जो सतह के अंदर एक एंगल का निर्माण होगा। इस तरह से पी तो सभी से निकल जाएगा, यहाँ आएगा और थोड़ा सा ये डेविएट होगा और इस तरह आ जाएगा। ठीक है, मान लिया ये, लेकिन सेकेंडरी वेव सिर्फ ठोस होकर गुजरेगा। ये जो लिक्विफाइड कंडीशन है कोर का, यहाँ पर ये नहीं आएगा और इस तरह से एक एंगल का निर्माण होगा। तो इसको हम छाया क्षेत्र बोलेंगे, किसका? पी ए और एस का छाया क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, और ये जो होगा इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव का छाया क्षेत्र या सेकेंडरी वेव का सैडो एरिया। ठीक है, उसी तरह से हम इसे भी बोलेंगे पी और एस का सैडो एरिया। ठीक है, और एल वेव जो होता है वो धरातलीय वेव होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विध्वंस होता है वो एल वेव से ही होता है, लव वेव से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विध्वंस जो आपको देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है? लव वेव से होता है। जबकि पी और जो एस वेव हैं वो पृथ्वी या धरातल के अंदर ज़्यादातर जो है प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन एल वेव जो होता है वो धरातलीय वेव होता है और इसी से ज़्यादा विध्वंस देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पी, एस और एल जो है ये किस तरह के वेव हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेव है, कौन सा जो अर्थक्वेक के समय में कौन सा वेव होता है जो पृथ्वी के धरातल के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजर सकता है, तो वो होगा पी प्राइमरी वेव, और एस जो होगा केवल सॉलिड से होकर गुजरेगा। ठीक है, और एल जो होता है वो धरातलीय वेव होता है और सबसे ज़्यादा विध्वंस जो होता है एल वेव से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिंग ऑफ फायर संबंध है, तो रिंग ऑफ फायर भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है रिंग ऑफ फायर। अब देखिए रिंग ऑफ फायर क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका इस तरह से आप देखे होंगे, आप इसे
मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये क्या है, प्रशांत महासागर का एरिया है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ द्वीप मिलेंगे जैसे जापान, फिलीपींस वगैरह इधर यहाँ पे मिलेंगे, और ये एशिया हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो जो ज़्यादातर मार्जिन प्राप्त होते हैं, जो अभी हमने चर्चा किया था प्लेट टेक्टोनिक में, ज़्यादातर मार्जिन आपको प्रशांत महासागर के जो किनारे हैं वहाँ पे आपको ये मिलेंगे, और इस तरह से एक संरचना का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। आप देखते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा भूकंप आता है वो फिलीपींस, जापान और इन सारे क्षेत्रों में आएगा, या फिर नॉर्थ अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं या दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा ज्वालामुखी स्थिति देखने को मिलेगी। आप ये भी देखे होंगे कि जैसे जो एंडीज पर्वत है कहाँ पर है, ये पश्चिमी है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे है एंडीज। रॉकीज श्रेणी भी कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। इस तरह से तो आपको ये सारी, और यहाँ पर ज्वालामुखी संरचना आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो और यहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर, मतलब फायर की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता रहेगा तो इसको फायर तो होंगे ही उसमें, तो इस तरह से एक फायर की स्थिति बनी होती है जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर से जो संबंधित होगा वो कौन सा होगा, भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर, ये हमने चर्चा कर दिया। और रिंग ऑफ फायर क्या है ये हमने बता दिया। सत्य कथन है, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, ये सत्य कथन है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, ये भी सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपित तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, किसकी, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। सिस्मोमीटर मापता है किसको, भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है जापानी भाषा से। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरणों का सामना किया था वो फुकुशिमा था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि जो भारत का उत्तर महाद्वीपीय, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण क्या है, तो ये है प्लेट टेक्टोनिक। हमने बताया था प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेटें हैं, अर्थात जो ये जैसे पृथ्वी है, जो ऊपरी परत है इसे हम लिथोस्फीयर बोलेंगे। कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक जो होते हैं वो लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर जो है वो कई सारे प्लेटों में विभक्त है, और इन प्लेटों में संचलन हो रहा है। संचलन का कारण क्या है, जो एस्थेनोस्फीयर होता है वो वहाँ पर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और इसके कारण क्या है, यहाँ पर संचलन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्लेटों के संचलन का कारण क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके कारण प्लेटें संचलित होती हैं। अब जो संचलन होता है इसमें जो नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, जबकि इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इंडियन प्लेट का मूवमेंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट। जैसे ये मान ली हमारा इंडिया है, और इंडिया जो है गोंडवाना लाइन का पार्ट है, आप जानते होंगे, और ये हमारा रसिया है जो यूरेशियन प्लेट है, और ये जो है हमारा हिमालय क्षेत्र है। तो हिमालय क्षेत्र की जो उत्पत्ति है, हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या है वो भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत करता है। ठीक है, तो भारत का जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इसी कारण आप देखे होंगे जो हिमालय की ऊंचाई है वो इधर, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा है रेदर देन नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आपको हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, जबकि ऊंचाई कहाँ ज़्यादा मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका ये कारण है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक है। ठीक है, आगे देखेंगे, महाद्वीप, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम देश कहाँ पर है, अफ्रीका में है। टोटल देशों की संख्या कितनी है, 54। ठीक है, आगे देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है,
तो सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा कौन है? एशिया, फिर है अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों अमेरिका हो गया, एशिया और अफ्रीका हो गया, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप, तो विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला कौन है? दक्षिणी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका, ठीक है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए मानचित्र 1, 2, 3, 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः है, तो इसको चिन्हित करना है तो आपको मैप पे पकड़ होनी चाहिए इसके लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो होगा पहला नंबर जो है वो ये है, और ये क्या है? इंडीज है, इंडीज पर्वतमाला कहाँ है? चिली, इंडीज पर्वतमाला है। दूसरा है ये ब्राज़ीलियन जो हाइट है वो है 2 नंबर पे जो है ब्राज़ीलियन हाइट दिया हुआ है, ब्राज़ीलियन हाइट है। 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या है? गुयाना है, गुयाना है 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे क्या है? अमेजन बेसिन है। तो इसी तरह से हम लोग देख लिए, पहला हो गया इंडीज, दूसरा हो गया ब्राज़ीलियन हाइट, तीसरा हो गया गुयाना और चौथा हो गया अमेजन बेसिन। आगे देखेंगे एटलस पर्वत अवस्थित है, तो एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। अब जैसे हम अफ्रीका बनाते हैं तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। आगे देखते हैं, वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भागों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो मैदानी भागों का प्रतिशत कहाँ सर्वाधिक है? यूरोप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भागों का प्रतिशत अधिक है, तो मैदानी जो भागों का प्रतिशत कहाँ अधिक है? कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व का सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है नवीन मुर्दार पर्वतों में। नवीन मुर्दार पर्वतों में क्या होती है? सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। जैसे हिमालय भी क्या है? एक नवीन मुर्दार पर्वत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज। आगे देखेंगे, एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है दक्षिणी अमेरिका, अभी हमने देखा था। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है कहाँ? दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणियाँ का विस्तार है, आल्प्स पर्वत श्रेणियों का विस्तार कहाँ है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। वाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये वाइट, ब्लू, ब्लैक, ये इस तरह से कलरफुल जो पर्वत का नाम आएंगे उसका आंसर क्या होगा? यूएसए। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत कौन है? यारकान योमा पर्वत। आप देखे होंगे भारत और म्यांमार के बीच जो है यारकान योमा जो पर्वत है वो स्थित है। हिमालय का विस्तार अरकान योमा देशों में स्थित है, वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? यह है जर्मनी में। फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है। जबकि ब्लैक पर्वत आपको कहाँ पर मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। या ब्लू हिल कहाँ मिलेगा? आपको यूएसए में मिलेगा। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट की बात होगी तो फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? वो है जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत स्थित है यूएसए में। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली, इनमें सबसे जो पुराना है वो कौन है? पुरानी पर्वत श्रृंखला ये बताया जा रहा है कि जो पेनाइन है, अपलेशियन है और अरावली है, ये सारे क्या हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के भाग हैं। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहाँ है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। आगे देखेंगे, सही सुमेलित करना है पर्वत और देश। तो अलेघनी है, अलेघनी कहाँ है? अलेघनी पर्वत यूएसए में है। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ है? स्पेन में है कैंटाब्रियन। एलबुर्ज कहाँ है? ईरान में है। मैकेंजी कहाँ है? कनाडा में है। फिर से सुमेलित करना है।
कोसिस्को जो पर्वत है वो ऑस्ट्रेलिया में है, मैकिनले है उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुस है यूरोप में, और किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। आल्प्स पर्वत कहाँ है, ये बलित, जो आल्प्स जो है एक बलित पर्वत है। आल्प्स क्या है, एक बलित पर्वत है। वासजेस ये भ्रंशोत पर्वत है, वासजेस एक भ्रंशोत पर्वत है। विंध्यन अपशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। ये देखिए जो पर्वत हैं ये पर्वतों के प्रकार हैं। बलित पर्वत जो होते हैं वो नवीन मोरदार पर्वत, जैसे हिमालय भी एक नवीन मोरदार पर्वत है अथवा बलित पर्वत है। बलित पर्वत अर्थात उसमें वलन की स्थिति हुई थी, उसका जब निर्माण हुआ तो उसमें वलन हुआ था, और वलन जो होता है भूसन्नति का सिद्धांत होता है, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। अब जब आप उसे पढ़ेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी कि बलित पर्वतों की उत्पत्ति किस तरह से होती है। उसी तरह से भ्रंशोत पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत जो होता है, जो अपशिष्ट हो चुका है और काफ़ी पुराना पर्वत होगा, जैसे अरावली जो है एक अपशिष्ट पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से जो पर्वतों का निर्माण होता है उसे हम बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। जैसे फ्यूजियामा क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत कौन है, एपिनाइन जो है इटली में अवस्थित पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनने वाला पर्वत कौन सा है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। आप इसे मैप में देखिएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच जो है वो पेरिनीज सीमा बनाता है। गोलन हाइट्स कहाँ है, तो गोलन हाइट्स है मिडिल ईस्ट में। आप जानते होंगे ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये एक विवाद का विषय भी रहा था गोलन हाइट्स, और अभी ये इजराइल के अधिग्रहण में है कौन, गोलन हाइट्स। आगे देखेंगे आपको यहाँ पर सीरिया का भी बाउंड्री मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसे मैप में। पठार और घाटियाँ हैं अगला चैप्टर। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 5 किलोमीटर। तिब्बत का पठार जो है समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊंचाई पर है। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है किसे, पेंटागोनिया के पठार को। ये दक्षिणी अमेरिका का जो पेंटागोनिया है, ये अपने पेंट में जो है बहुत सारे खनिज रखे हुए, आप इसे याद कर लीजिए। पेंटागोनिया जो है अपने पैंट में बहुत सारे खनिज रखे हुए हैं, और ये कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। देखिए पैंट हम लोग साउथ में पहनते हैं, ऊपर में तो हम शर्ट पहनते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड, अर्थात जो हमने अभी बताया कि नॉर्थ और साउथ, शरीर में जो नॉर्थ और साउथ है, तो जो हमारा शरीर है ये नॉर्थ हुआ, जो हमारा पैर के नीचे हो गया साउथ हो गया, इस तरह से हम बोल रहे हैं। तो पैंट हम साउथ में पहनते हैं, तो पेंटागोनिया कहाँ होगा, पैंट हम साउथ में ही पहनेंगे तो साउथ अमेरिका में है पेंटागोनिया। और यहाँ पे बहुत सारे खनिजों का भंडार है, पेंटागोनिया जो पठार है वहाँ पे खनिजों का भंडार है। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड, मैड्रिड जो है पठार पर स्थित नगर है। संसार की छत कहते हैं किसे, पामीर की पठार को संसार का छत कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, डेथ वैली उदाहरण है किसका, रिफ्ट घाटी का। अब देखिए रिफ्ट घाटी का उदाहरण है कौन, जो डेथ वैली है वो रिफ्ट घाटी का। तो रिफ्ट घाटी, अब देखिए ये भी एक कई तरह जो टाइप होते हैं, जो पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसमें कई तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसी में से अभी हमने चर्चा किया था जैसे ब्लॉक पर्वत का भी, या हमने चर्चा किया था अपशिष्ट पर्वत का या बलित पर्वत का। ठीक है, और उसी में रिफ्ट घाटी होती है। तो ये सब सारे जो हैं, आप जब ज्योग्राफी का जब बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो आपको ये बेसिक नॉलेज जो है इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा इसका डिस्कशन कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में रहे। जो ब्लॉक पर्वत होगा, अब देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में कि जैसे जो ब्लॉक पर्वत होता है, ब्लॉक पर्वत जो होता है वो क्या होता है। तो जब चट्टानों में जो है, मान लिया 2 चट्टान है, ठीक है, इन 2 चट्टानों के बीच में जब बीच का भाग ये धंस जाएगा, ये 2 चट्टान है, इन 2 चट्टानों के बीच में जब बीच का भाग धंस जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत। क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, या ब्लॉक माउंटेन। बीच का भाग जब धंसेगा तो उसे हम बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। और उसके बाद यदि हम देखें कि बीच का जो भाग हुआ ये घाटी का निर्माण कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्ट घाटी। समझ में आ गया होगा। 2 चट्टानों के बीच में जब बीच का भाग धंस जाए तो दोनों अगल बगल वाले जो भाग होते हैं वे ऊंचे उठे हुए प्रतीत होंगे,
तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत। और जबकि जो घाटी नीचे धंस गई है इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट घाटी। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह से अपशिष्ट पर्वत पर आइए, रेसिडुअल माउंटेन इसको बोलते हैं, क्या, रेसिडुअल माउंटेन। तो अपशिष्ट पर्वत क्या होता है, जो अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित हुआ है, ठीक है, उसमें काफ़ी अपर्दन हो चुका है, काफ़ी पुराना है तो काफ़ी अपर्दन भी होगा। अब जैसे भारत में अरावली जो होगा वो क्या होगा, वो अपशिष्ट पर्वत होगा। उसी तरह से जो विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत भी क्या होगा, अपशिष्ट पर्वत होगा। आप नीलगिरी जो है, नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पर है, ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा नीलगिरी। पारसनाथ झारखंड में मिल जाएगा, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी ये आपको झारखंड में मिल जाएगा। तो ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या है, अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है मैं जो बताना चाह रहा हूँ। उसी तरह से आपको जो गैसा और बूटे का नाम आप सुने होंगे, गैसा और बूटे, गैसा और बूटे जो है वो अमेरिका में अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। उसी तरह से एक होता है संचित पर्वत। क्या होता है, संचित पर्वत, एक मिनट, संचित पर्वत। तो संचित पर्वत क्या होता है कि जो रेगिस्तान होता है, आप देखे होंगे तो रेगिस्तान में बहुत सारे बालू के स्तूप बन जाते हैं, उसमें कंकर पत्थर और जो लावा हैं अलग अलग जगहों से उड़कर भी आते हैं और एक संचित होकर एक चट्टानी संरचना का निर्माण कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। आगे आप देखेंगे बलित पर्वत होता है। तो बलित पर्वत क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से, जो इंटरनल फोर्स होता है, पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति होती है वहाँ से, जैसे हमने भूसैनिक का सिद्धांत बताया था कोपर का, तो वहाँ से आपको बलित पर्वत का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे हिमालय, आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, यूरोप में है, अभी हमने पढ़ा था। यूराल भी आपको एक क्या मिलेगा, ये भी बलित पर्वत है। रॉकीज, जो नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट था, यहाँ पर जो रॉकीज है वो क्या है, ये भी एक बलित पर्वत है। हमने दक्षिणी अमेरिका में एंडीज देखा, तो एंडीज भी क्या है, एक बलित पर्वत है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये पर्वतों के बारे में हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम, ठीक है, हाँ, रिफ्ट घाटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो यूएसए का जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी है वो किसका उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का। तो हमें लगता है रिफ्ट घाटी आपसे कोई पूछेगा तो आप समझ रहे होंगे कि रिफ्ट घाटी क्या होता है। जब बीच वाला जो पार्ट होगा वो धंस जाएगा तो ये रिफ्ट वैली का निर्माण कर लेगा। शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध है मृत्यु घाटी कहाँ है, यूएसए में है। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी क्या है, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। पंजशीर घाटी कहाँ है, अफगानिस्तान में है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। इसे आईटी का हब भी कहा जाता है यूएसए में। टेलर घाटी कहाँ स्थित है, तो टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी कहाँ है, अंटार्कटिका में है। ग्रेटर आर्टिजन बेसिन स्थित है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन क्या होता है एक्चुअली, यहाँ जो पृथ्वी के अंदर से, धरातल के अंदर से पानी के बड़े बड़े फव्वारे निकलते रहते हैं, वो आर्टिजन कुआं होता है, ठीक है। तो उसी तरह के से बेसिन का निर्माण भी हो जाता है। और आर्टिजन बेसिन ये आपको कहाँ पर मिलेगा ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन, ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है, यूएसए में। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, मिस्र में। अंधी घाटी कहाँ स्थित है, कास्ट प्रदेश, अंधी घाटी। अब देखिए अंधी घाटी जो होता है ये कास्ट प्रदेश में होता है। कास्ट प्रदेश क्या है, तो आप देखे होंगे जो यूगोस्लाविया का कंट्री है, यूगोस्लाविया, तो यूगोस्लाविया जो है, यूगोस्लाविया में आपको जो आकृति है वहाँ पर कास्ट आकृति कहा जाता है। चूना पत्थर का जो प्रदेश होता है उसे कास्ट आकृति या कास्ट प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे चूना पत्थर का जो एक क्षेत्र है, यहाँ पे जब बारिश होगी तो ये छोटे छोटे घुलांद्र यहाँ पे बन जाएंगे बारिश से। और यही घुलांद्र जब दो या तीन घुलांद्र जब आपस में मिलकर बड़े हो जाएंगे तो इस तरह से अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जिसे हम कहते हैं घुलांद्र, डोलाइन, युवाला और पोलजे और अंधी घाटी, ठीक है। ये एक क्रम है किसका,
जो चूना पत्थर का जो क्षेत्र है वहाँ पे बारिश या जल योजन की स्थिति जब हो जाती है चूना पत्थर में, यदि जल मिल जाएगा तो वो घुल जाएगा, और घुलेगा तो ये छिद्र का निर्माण करेगा जिसे हम बोलेंगे घुलांध्र, और यही जब बड़ा हो जाएगा 2-3 घुलांध्र आपस में मिल जाएंगे तो हो जाएगा डोलाइन, फिर और भी बड़े हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे घुलान डोलाइन युवाला बोलेंगे, इससे भी बड़े हो जाएगा तो उसे पोलजे बोलेंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब एक घाटी का निर्माण हो जाएगा इस तरह से, और इसे हम बोलेंगे अंधी घाटी। अब इसी में आपको स्टेलेकाइट और स्टेगलेमाइट की संरचना भी प्राप्त होती है। जैसे धरातल है, धरातल से कुछ जो चट्टानी संरचना है चूने पत्थर की वो इस तरह से लटकता हुआ प्रतीत होगा और कुछ यहाँ पे जमेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेलेकाइट, स्टेलेकाइट, और इसको बोला जाता है स्टेगलेमाइट, स्टेगलेमाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेलेकाइट और स्टेगलेमाइट, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी और भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो इतना तो डिटेल में हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेलेकाइट और स्टेगलेमाइट किस तरह की संरचना है, कहाँ पे इसका निर्माण होता है, तो आप ये बताने में संभव होगा आपको, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं शुष्क प्रदेश, मरुस्थल। तो कथन और कारण के बारे में है। तो कथन और कारण क्या है? मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, शाश्वत ऊर्जा वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। कारण क्या है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे देखेंगे, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है। 25 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मरुस्थल का क्षेत्र। अब जैसे भारत का जो राजस्थान का क्षेत्र है, भारत हो गया, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है या फिर उत्तरी गुजरात भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो लाइन है, जो वर्षा की जो रेखा है वो आपको इसके पश्चिम में आपको 25 सेंटीमीटर का दिखेगा। तो ये 25 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे क्या होगा? मरुस्थल का निर्माण होगा। इसी तरह से आप जब मैप बनाएंगे जो वर्षा होती है भारत में, तो उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको इस तरह से लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 सेंटीमीटर से वेस्टर्न घाट में आपको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होगी। ये जो तमिलनाडु का एरिया है ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं होता है। यहाँ पर कौन सी वर्षा होगी? शीतकालीन वर्षा। जब शीतकाल में वर्षा जब रिटर्न होती है तो बंगाल की खाड़ी से कुछ मॉइस्चर लेगा और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कराएगा। इससे क्या है, यहाँ पर गेहूँ की खेती फायदेमंद, गेहूँ की खेती के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। कौन? शीतकालीन जो वर्षा होती है कहाँ होती है? भारत में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में। आप देखते होंगे जो भारत में जो बारिश आती है, भारत में जो बारिश आती है, इसे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखें, भारत है, ये विषुवत रेखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति किस तरह से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है इधर से जब बारिश आएगी, ये केरला है, ठीक है, यहाँ से जो उच्च घनत्व हाई डेंसिटी वाली जो मॉइस्चर युक्त जो एयर है वो चलेगी और विषुवत रेखा को जैसे ही पार करेगी तो ये फेरल के नियम का अनुसरण करेगी। किसका? फेरल के नियम का अनुसरण करेगी। फेरल क्या बोलता है कि जो हवाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव में, पृथ्वी के जो उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती है। तो ये क्या है कि इस तरह से घूम जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध में चलेगी तो ये इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी और यह दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करेगी। ये स्थिति कब होगा? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, अर्थात 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर सूर्य जब लंबवत चमकेगा तब क्या होगा कि यहाँ पर एक तिब्बत का पठार है, आप जानते होंगे, तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, और जो हमारा उत्तरी मैदान का क्षेत्र है वो गर्म हो जाता है। तो इसके कारण क्या होगा? यहाँ पर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का निर्माण होगा।
हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का निर्माण होगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के निर्माण से ये जो खास करके जो तिब्बत का पठार है वो काफ़ी गर्म होगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का निर्माण से यहाँ पर एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह शुरू हो जाता है। क्या होता है, प्रति चक्रवाती एंटी साइक्लोनल वेव शुरू हो जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी पूर्वा, उत्तरी पूर्वी गर्म पवन या ग्रीष्म पवन बोलेंगे। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गर्म पवन। तो इससे क्या होगा, अब चूंकि ये यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो अब जानते हैं कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये जो लो प्रेशर है हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करेगा, और जो पवनें हैं वो पश्चिमी तट को टकराते हुए केरला में सबसे पहले प्रवेश करेगी और भारत में मानसून का विस्फोट होगा। तो आप ये मानसून की जो कार्य प्रणाली उसे आप समझ गए होंगे। हमने इसके माध्यम से काफ़ी चीज़ सोल्व करने की कोशिश किया है और एक कंसेप्ट देने की कोशिश किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम कहाँ पर थे कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है 25 सेंटीमीटर से कम। तो 25 सेंटीमीटर वाली जो बात आई थी, यहाँ से हमने ये मानसून वगैरह का भी एक बार डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या है, तो थार जो मरुस्थल है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तकला मकान, तकला मकान कहाँ स्थित है, चाइना में स्थित है। आगे देखेंगे, कंट्रीज को मिलाना है। सोनोरन, सोनोरन जो मरुस्थल है वो कहाँ, यूएसए में है। तकला मकान चाइना में है। काराकोम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। काराकोम तुर्कमेनिस्तान में। तकला मकान चाइना में और सोनोरन यूएसए में। आगे देखते हैं। दस्टरलूट स्थित है कहाँ, ईरान में। दस्टेलूट ईरान में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, थार में है। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल, जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब देखिए, ज़्यादातर जो मरुस्थल होते हैं, आम जो धारणा है, मरुस्थल मतलब हम समझते हैं गर्म प्रदेश। गर्म प्रदेश जो होगा या जो तापमान ज़्यादा प्राप्त करेगा वही मरुस्थल होता है। नहीं, मरुस्थल दो तरह के होते हैं, गर्म और शीत दोनों। ठीक है, तो शीत मरुस्थल कहाँ पर होंगे, जहाँ पर कोल्ड एयर या कोल्ड जो वेव होता है, समुद्री वेव, उसका प्रवाह होगा। तो आसपास के जो एरिया है वहाँ पे वो ठंडा कोल्ड वेव के प्रवाह होने से वो आसपास का एरिया काफ़ी शीतलता प्रदान कर देगा और वहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं उग पाएगी और वो मरुस्थल क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा जो क्षेत्र होगा वो हॉट होगा, जो 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा पर जो अवस्थित होंगे, वहाँ पर आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा गर्म मरुस्थल। ठीक है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं या फिर शीत महासागरीय जो जलधारा है, वहाँ पर आपको शीत जो है आपको इस तरह का मरुस्थल देखने को मिलेगा, शीत मरुस्थल। ठीक है, और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के बारे में बात किया गया। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो पेंटागोनिया मरुस्थल है वो क्या है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। आगे देखेंगे, सत्य कथन है। तो विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये सत्य कथन है कि विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। अब देखिए, ये डिटेल में आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। आप जब वायु परिसंचरण पढ़ेंगे, एयर सर्कुलेशन ऑन अर्थ पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि व्यापारिक पवन क्या होता है। व्यापारिक पवन के बारे में पढ़ेंगे आप, ध्रुवीय पवन के बारे में पढ़ेंगे, विषुवतीय पवन इक्वेटोरियल विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ये भी एक कंसेप्ट है कि पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी पाए जाएंगे और वहाँ पर मरुस्थलीय महाद्वीप जो का निर्माण होता है वह कहाँ पर होगा, पश्चिमी सीमांतों में मरुस्थलीय महाद्वीपों का निर्माण होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूँ कि जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक प्राप्त होती है, सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक प्राप्त होती है और पश्चिमी भागों में वर्षा कम प्राप्त होती है। इसके कारण क्या है कि पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल की अवस्थिति प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो कालाहारी कहाँ स्थित है, आप मैप में देखेंगे तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है। तो कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण में का मुख्य कारण हो सकता है। तो अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं या हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। अब देखिए ये सेल है, उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है, इसके कारण जो है अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब देखिए सेल भी कई तरह के होते हैं पृथ्वी पे, ये भी एयर सर्कुलेशन के हिसाब से सेल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें एक जो होता है पोलर सेल होता है, ठीक है, जैसे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यहाँ से एक वायु उठती है और यहाँ पर गिरेगी। ये जो उपोष्ण क्षेत्र है, उपध्रुवीय क्षेत्र है और ये ध्रुवीय क्षेत्र है। तो आप ये जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको 3 सेल पढ़ने को मिलेगा। इसमें एक है फेरल सेल, हेडली सेल और ध्रुवीय सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घास का मैदान, ये मिलान करना है घास के मैदान को। प्रेरीज जो होता है उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास का मैदान मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका अर्थात अर्जेंटीना में पंपास मिलेगा और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कौन, पंपास, ठीक है। स्टेपीज यूरोप में मिलेगा और वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है केनिया। केनिया में जो घास का मैदान है वो है सवाना। अर्जेंटीना में है पंपास, वेनेजुएला में है लानोस और यूएसए में है प्रेरी। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, इसे आप याद कर लीजिए। हालांकि मैं इसे समझा सकता था लेकिन उतना टाइम नहीं है कि मैं ये इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूँ। कभी टाइम मिलेगा तो मैं घास के मैदान का एक स्पेशल क्लास ले लूँगा। उससे क्या है कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बायोम होते हैं, बायोम के बारे में आपको समझ में आएगी और ये किस तरह से शीतोष्ण अथवा उष्ण जो घास के मैदान होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके बारे में हम कभी स्पेशल बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलेगा, तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना का विस्तार मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। दक्षिणी अमेरिका में आपको पंपास मिलेगा। अब फिर से मिलान करना है। सवाना क्या है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना जो है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सिलवास उष्णकटिबंधीय जो वन है वो है सिलवास, ये आपको कहाँ मिलेगा, अमेजन बेसिन में। और टैगा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है चाइना, हालांकि विश्व देश में भारत हो जाएगा। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और यूएसए में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो कनाडा, यूएसए, चीन और ब्राज़ील। कनाडा, यूएसए, चीन और ब्राज़ील, ये क्या है, आप इसको क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में इसको आप देख सकते हैं। इसका भी एक ट्रिक है, इसको आप बोल सकते हैं रू का। तो रू जो हो गया रसिया, सी हो गया कनाडा, सी हो गया चाइना और ये हो गया अमेरिका, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रू का, ठीक है, ठीक है। ये हो गया रू का, तो 4 कंट्री ये हो गया। रू का ब्रेन, BRAIN, तो BR से हो गया ब्राज़ील, A से हो गया ऑस्ट्रेलिया, I से हो गया इंडिया। तो भारत कितने नंबर पर आ गया, 7वें नंबर पर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दिए गए देशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है, तो आरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें जो अभी हमने बताया था रूका ब्रेन, उससे आप सजा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश क्या है, तो दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव। भारत भी किस में आएगा, दक्षिण एशिया में आएगा, ठीक है। जापान और चाइना किस में आएगा, वैसे जापान जो है, कोरिया है, ये सब सारे कंट्री। वियतनाम कहाँ आएगा, साउथ ईस्ट एशिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको, यदि इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ना होगा तो आप यदि इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में आता है कौन, भारत, नेपाल,
भूटान, श्रीलंका, ये सब सारे जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र वो किस में आएंगे, दक्षिण एशिया में आएंगे। साउथ ईस्ट एशिया में कौन आएगा, तो जो आसियान के कंट्री हैं वो सारे साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे। पूर्वी एशिया में कौन दिखेगा आपको, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब पूर्वी एशिया में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो कनाडा की जो समुद्री तट रेखा वो सर्वाधिक लंबी है। भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा बनाता कौन, बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा बनाता है। नीचे के मानचित्र में से कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे, उनके साथ जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। ये बताया हमें देखना है, ये एक मैप दिया हुआ है, इसमें बताना है कि 1 2 3 4 5 से जो अंकित देश है वो कौन है। तो ये पूरा, ये पहले जो कंट्री है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये सोवियत संघ के भाग थे, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एक नंबर जो है वो है कजाकिस्तान। आप देखिए कजाकिस्तान जो है यहाँ पर एक नंबर ये कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा कंट्री आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया। आगे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, तो 2 नंबर पर जो है वो है तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान ये 3 नंबर पर है। तो कजाकिस्तान के बीच में आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान और यहाँ पर मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये 3 हो गए। आगे जो देखेंगे वो है 4 नंबर। ये 4 नंबर क्या होगा, किर्गिस्तान, और 5 नंबर होगा तजाकिस्तान। ठीक है, 5 नंबर कौन होगा, तजाकिस्तान। इस तरह से आप इसे एक बार देख लीजिएगा मैप में। आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसका सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगा है। तो आर्मेनिया का जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगा हुआ है। अब कैस्पियन सागर से कौन कौन से कंट्री लगे हुए हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, खास करके यूपीएससी में ये कई बार पूछा गया है। कैस्पियन सागर से जो लगे हुए कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक से इसे आप, तो कैस्पियन सागर से जो लगे हुए देश हैं उसका ट्रिक क्या है, तारिक, TARIK, तारिक। T4 हो गया तुर्कमेनिस्तान, T4 क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान। A4 हो गया अजरबैजान, R से हो गया रसिया, I से हो गया ईरान, और K से हो गया कजाकिस्तान। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तारिक से आप याद कीजिए, सॉरी, तारिक, TARIK। T से हो गया तुर्कमेनिस्तान, A से हो गया अजरबैजान, R से हो गया रसिया, I से हो गया ईरान, और K से हो गया कजाकिस्तान। ये याद हो जाएगा। ये जो तारीख है वो कैस्पियन सागर से लगे हुए कंट्रीज़ का नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो आर्मेनिया जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगा है। ठीक है, नीचे दिए गए जो मानचित्र है इसमें मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ABCD से अंकित देश क्रमशः हैं। अब देखिए, आप देखेंगे इसे तो इसमें आपको मिलेगा इराक। A नंबर पर जो है, A नंबर पे कौन सी कंट्री है, इराक है, ये इराक है, ये इराक है। दूसरा है सऊदी अरब, सीरिया है, ये आपको मिलेगा सऊदी अरब, और ये हो गया जॉर्डन। इराक के ऊपर में आपको मिलेगा सीरिया, और ये जो है ये है सऊदी अरब, और ये है जॉर्डन। एक बार मैप में देखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के साथ साझी सीमाएं हैं किसका, तो इजराइल के साथ किन कंट्रीज़ की सीमाएं हैं, तो वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है,
लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इसको इसी तरह से याद कर लीजिए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। LSJM, LSGM, LSGM ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये क्या है, इजराइल के साथ सीमा लगाता है। चीन के साथ सीमावर्ती देश हैं, तो चीन के साथ है मंगोलिया। आप एक मैप देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, जो चीन के साथ सीमा बना रहा है वो है मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से अंकित देश दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, 1 नंबर पे है माले। तो हम लोग याद किए थे इसमें, ये जो कल जो वीडियो हमने बनाया था उसमें कर्क रेखा से गुजरने हुए, जो कर्क रेखा से जो कंट्रीज गुजरती हैं, मतलब कर्क रेखा पर जो कंट्री अवस्थित है उसके बारे में हमने बताया था कि अफ्रीका में जो कंट्री स्थित थी कर्क रेखा पे, उसे हमने माले से याद किया जाता। ठीक है, एक तो था वेस्टर्न सहारा, उसके बाद था एम से हो गया मोर्टानिया, ए से हो गया अल्जीरिया, एल से हो गया लीबिया और ई से हो गया इजिप्ट। तो इसी में आप देख सकते हैं कि जो लीबिया है, एक मिनट, ये तो हो गया वेस्टर्न सहारा, ये हो जाएगा वेस्टर्न सहारा। इसके अलावा सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। ठीक है, आप इसे एक बार मैप में देख लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमाली प्रायद्वीप के अंग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आएगा, वो आएगा सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आएगा, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सीज, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या हो गया, सीज हो चुका है। ठीक है, SIIJ। ऐसे भी जो इकोनॉमी है इसकी पूरी तरह से सीज ही है। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, इनकी स्थिति, इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। आगे देखते हैं। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है। तो एड्रियाटिक सागर से लगी हुई जो कंट्री है वो कौन है, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया, मोंटेनेग्रो एवं, ठीक है। तो एड्रियाटिक सागर ये कहाँ पर मिलेगा, एड्रियाटिक सागर इटली के पास मिलेगा। एक बार इसे आप मैप में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल्कन देश, तो बाल्कन कंट्री में आता है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया और रोमानिया। बाल्कन कंट्री में कौन कौन आएगा, ये वो कंट्री हैं जो सोवियत संघ के भी पार्ट रहे थे, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया, रोमानिया, ग्रीस। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से कुछ कंट्री रहे थे जो सोवियत संघ के पार्ट रहे थे, बाकी इंडिपेंडेंट रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिएरा लोएन अवस्थित है। तो सिएरा लोएन कहाँ अवस्थित है, पश्चिमी अफ्रीका में। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लटाविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। तो यूक्रेन जो है लिथुआनिया का सीमावर्ती, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो यूक्रेन की जो सीमा है ये अभी के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। खास करके यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो इसे ज़रूर ही देख कर जाएंगे। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं कि यूक्रेन से कौन कौन सी कंट्रीज सीमा बना रही हैं। ठीक है, सत्य कथन है। तो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से भी कम में फैला हुआ, ये सही स्टेटमेंट है। ओसेनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, तो ओसेनिया में टोटल 14 कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित है। स्कैंडिनेविया में आपको मिल जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे आपको स्कैंडिनेविया में मिल जाएंगे। इसका एक बार अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा सारा का, तो उसे मैं ज़रूर इस पर अलग से लेक्चर ज़रूर करूँगा। अभी आप इसे पॉइंटर के रूप में या ऑब्जेक्टिव के रूप में से आप पढ़ते चलिए। आगे देखते हैं। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रसिया में से एक की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है। तो रसिया की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
रसिया की सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, और जानते हुए भी ये गलत होने की संभावना है। एग्ज़ाम में ये गलत हो सकता है कि हम मान कर चल लें कि रसिया और अफगानिस्तान की सीमा मिलती है, ठीक है, क्योंकि इतिहास में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड हुई है रसिया और अफगानिस्तान से, ठीक है। यहाँ तक कि जो सिंध विजय हुआ था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश ने जो भारतीय ब्रिटिशर्स थे, जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था तो उन्होंने सिंध विजय किया था, और इसके पीछे जो कारण काम कर रहा था वो था कि कहीं रसिया का प्रभाव अफगानिस्तान पे ज़्यादा ना पड़ जाए। तो काफ़ी जियोपॉलिटिक्स को इसने काफ़ी डिसाइड किया है। तो इस क्रम में हमें ये महसूस हो सकता है कि अफगानिस्तान और रसिया की बाउंड्री मिलती है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है कि रसिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री नहीं मिलती है। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं। तो म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन है? थाईलैंड, लाओसिया और बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधीन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अधीन क्षेत्र क्या है? ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र है। क्रिसमस द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। ग्रीनलैंड किसके अंदर है? डेनमार्क के अंदर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर है। सांता क्रूज यूएसए का अधिकार है, और मार्टिनिका पर किसका अधिकार है? फ्रांस का है। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो ग्रीनलैंड जो है ये तो अवस्थित है अमेरिका में, आप इसकी स्थिति देखेंगे तो ये अमेरिकन स्थिति दिखेगी, लेकिन ये किसका भाग है? राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। आगे देखें, एल्यूशियन द्वीप कहाँ पर है? एल्यूशियन द्वीप जो है उस पर नियंत्रण किसका है? यूएसए का है। बीबर द्वीप पर नॉर्वे का नियंत्रण है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण है, और फ्रांस जोसेफ द्वीप पर रसिया का नियंत्रण है। आगे बढ़ेंगे, स्थलरूढ़ देश। तो अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग में से स्थलरूढ़ देश नहीं है। तो लाइबेरिया स्थलरूढ़ देश नहीं है। अफगानिस्तान स्थलबद्ध है, अर्थात स्थलबद्ध मतलब बफर स्टेट है। बफर स्टेट उन्हें कहा जाता है जो दो बड़े कंट्री के बीच में एक छोटा सा स्टेट होता है, उसे हम बफर स्टेट बोलते हैं, ठीक है, बफर स्टेट बोलते हैं। और स्थलरूढ़ कंट्री जो होता है, स्थलरूढ़ कंट्री वो होता है जिसकी बाउंड्री किसी भी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगी हुई है। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो किसी भी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगा हुआ है। लाइबेरिया का जो है वो समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है। लाओस जो है एशिया का सबसे बड़ा आपको स्थलरूढ़ कंट्री या स्थलबद्ध कंट्री मिल जाएगा। लग्जमबर्ग भी क्या है? यूरोप में है, और ये एक स्थलबद्ध कंट्री है। अफ्रीका देशों अंगोला, चाड, केनिया और सेनेगल में से स्थलबद्ध कौन है? तो चाड जो है एक स्थलबद्ध कंट्री है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस जो है स्थलबद्ध देश है। बोल्विया एक क्या है? एक स्थलबद्ध देश है। बोल्विया स्थलबद्ध देश है ये, ठीक है। अब सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, तो काफ़ी ब्लड बहा था, और ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड क्लिफ लाइन आप याद कर सकते हैं। रेड क्लिफ जब रेड होगा तो ये कहाँ? भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। रेड क्लिफ कौन से थे? तो जो डिवीज़न हुआ था बाउंड्री का, जो बाउंड्री का जो निर्देशक थे कि किसकी बाउंड्री कहाँ, जो कंट्री की कहाँ पे क्या होगा, तो वो देख रहे थे रेड क्लिफ महोदय। रेड क्लिफ एक अधिकारी थे, और उन्हीं के नाम पर, जिन्होंने डिवीज़न किया था, जिन्होंने बाउंड्री बनाया था, उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ का लाइन है। आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैग्नीनोट रेखा है। अब मैग्नेट जो होता है ना, आपस में काफ़ी चिपका हुआ रहता है, तो फ्रांस और जर्मनी भी काफ़ी चिपके हुए हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये काफ़ी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। दोनों वर्ल्ड वार में ये एक दूसरे के अपोजिट में रहे, ठीक है। तो मैग्नीनोट रेखा, लेकिन याद करने के लिए आप इसे याद कर लीजिए कि मैग्नीनोट रेखा किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, फ्रांस और जर्मनी का मैग्नेट की तरह है ये चिपके हुए। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाता है डुरंड रेखा। हालांकि डायरेक्ट बाउंड्री तो अब नहीं है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब वो बाउंड्री कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसका विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। हिडेनबर्ग रेखा, हिडेनबर्ग कहाँ है? बेल्जियम और जर्मनी के बीच में हिडेनबर्ग रेखा है। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरूढ़ देश नहीं है। तो अमेरिका में कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। स्थल बाधित देश हैं अफगानिस्तान, हंगरी और अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड भी क्या है? एक स्थलबद्ध कंट्री है। दक्षिणी सूडान के लिए सही कथन है। तो दक्षिणी सूडान जो है एक स्थलबद्ध देश है। इसकी मुख्य नदी वाइट नील है, ठीक है। अंतर महाद्वीपीय देश हैं
जॉर्जिया और टर्की जो है अंतर महाद्वीपीय देश हैं। अजरबैजान नहीं है, अजरबैजान भू अवध देश नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कैस्पियन सागर में के पास ये जो अवस्थित है अजरबैजान, और ये स्थलबद्ध कंट्री नहीं है। आगे देखेंगे देश को पुराने नाम। तो सियाम थाईलैंड को बोला जाता था, फार्मोसा ताइवान को बोला जाता है, मेसोपोटामिया इराक को, और बर्मा को म्यांमार बोला जाता था। वर्तमान नाम और जो पुराना नाम है वो है, तो हरारे को सिल्सबेरी कहा जाता था पुराना नाम, इथोपिया को एब्सिनिया कहा जाता था, घाना गोल्ड कोस्ट और किसानसा लियोपेल्डेविल। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किसके नाम से? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है रियो ग्रांडे और राइन। रियो ग्रांडे और राइन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, दोनों आर है, दोनों आर है, ये 2 आर है। रियो ग्रांडो और राइन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। रियो ग्रांडो जो है किसके बीच सीमा बनाती है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रियो ग्रांडो नदी सीमा बनाती है। आगे देखेंगे वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच, वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अवस्थित है। तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है कौन? विक्टोरिया झील। तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील सीमा बनाती है। नीचे दिए गए एक मानचित्र है, उसको ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या है कि अफ़गानिस्तान है, बलूचिस्तान, पंजाब, जापान, राजपूताना, ये सब दिया हुआ, इधर अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच जो सीमा होगा वो कौन सा होगा? डुरंड लाइन होगा, अभी हमने चर्चा किया था। आगे देखते हैं मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में है। 38 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच में है? वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। मैग्नीनोट रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच में है। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। अल्पाइन लाइन किसको विभाजित करती है? फ्रांस और इटली को। देशों की राजधानियों के बारे में पढ़ना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। स्लोवानिया की राजधानी कहाँ है? लुजुबिलजना। स्लोवानिया की राजधानी कहाँ है? लजुबिलिजना। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सिएरा लियोन का जो राजधानी है वो है फ्री टाउन, और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा, तो ब्रिस्बेन कभी राजधानी नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया का। आगे देखते हैं। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है नायपीदा, ये प्रशासनिक राजधानी है अभी। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीदा। बहामास की राजधानी है नसाउ। कोस्टारिका सांजोस। निकारागुआ मानगुआ। डोमिनियन रिपब्लिक सांटो डी मार्गो। युगांडा कंपाला। उज्बेकिस्तान ताशकंद। यूक्रेन कीव। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध है पिसा की मीनार कहाँ है? इटली। सुमेलित करना है राजधानी और देश। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। किर्गिस्तान का बिश्केक। मंगोलिया का उलैनबेटोर। यमन का सनाया। तर्जकिस्तान का दुशांबे। आगे सूची मिलान करना है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। जॉर्जिया के तिबिलिसी। आइसलैंड का रिक्याविक। आगे देखेंगे साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। लेबनान का बेरूत। टर्की का अंकारा। टर्की का नाम अब हो गया तुर्की। तुर्की हो गया, टर्की का नाम क्या हो गया? तुर्की। देश और राजधानी। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। कनाडा का ओटावा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। रसिया का मॉस्को। आगे देखते हैं बुरुंडी। बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? बुजुम्बुरा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्तना। लाओस वियंतनेन। माली बमाको। फिनलैंड हेलेंस्की। बोलिविया लापाज। इथोपिया अदिस अबाबा। अजरबैजान बाकू। गाम्बिया बांजुल। लटाविया रीगा। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया। क्यूबा हवाना। कोस्टारिका सेंट जॉन्स। पेरू लीमा। आइवरी कोस्ट यूमाशिको। फिजी सुवा। फिनलैंड हेलेंस्की। गुआना जॉर्जटाउन। लेबनान बेरूट। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। मालदीव माले। जिम्बाब्वे हरारे। और मॉरिशस पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। फिर से देखते हैं तजाकिस्तान दुशांबे। तंजानिया डोडोमा। स्विट्जरलैंड बर्न।
फिलिस्तीन रमल्ला, कोसोवो प्रिस्टिना, टर्किश साइप्रस का निकोसिया, ताइवान ताइपे, वेनेजुएला कारकस, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, कोलंबिया बगोटा, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है बगोटा, साइप्रस निकोसिया, बिडहॉक नामीबिया, जो बिडहॉक किसकी राजधानी है नामीबिया की, घाना की राजधानी है अकरा, केन्या की नैरोबी, जाम्बिया का लुसाका, नाइजीरिया का अबूजा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जर्मनी का बर्लिन, फ्रांस का पेरिस, नॉर्वे का ओस्लो, हंगरी का बुडापेस्ट, जायरे का किंगशासा, वेलिंगटन का न्यूजीलैंड। विश्व के नगर, कथन और कारण दिया हुआ है। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है, ये सही है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं, ये भी सही है। ईरी झील जो डेट्रॉइट जो है ईरी झील के किनारे स्थित है। मिशिगन झील गैरीज नगर पड़ेगा वहाँ पे। हैमिल्टन के किनारे ओंटारियो है और डुलूथ के किनारे सुपीरियर झील है। ठीक है, आगे देखेंगे। मानचित्र मध्य एशिया क्षेत्र के 1, 2, 3, 4 से अंकित 4 नगरों को दर्शाता है। तो इसमें क्या है, 1 नंबर पर है अश्गाबाद, 2 नंबर है ताशकंद, 3 है बिश्केक और चौथा है दुशांबे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4 जो है क्लियर नहीं है, तो इसके कारण थोड़ा सी यहाँ पे दिक्कत हो रही थी पहचानने में। दिए गए मानचित्र ABCD से अंकित नगरों के नाम से सम्मिलित करना है। तो ये हो गया डरबिन, बी हो गया कोलंबो, नैरोबी और डी हो गया लाओस। अलास्का का हिस्सा है यूएसए। अलास्का किसका हिस्सा है, यूएसए का। कैलिफोर्निया के कैंपवेल, पालो अल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारा में से सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो सांता रोसा सिलिकन घाटी में अवस्थित नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है कहाँ, केपटाउन में। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम क्या है। तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा पेशावर, फिर इस्लामाबाद, फिर गुंजरावाला, उसके बाद मुल्तान। पेशावर, इस्लामाबाद, गुंजरावाला और मुल्तान। कंधार कहाँ स्थित है, दक्षिणी अफगानिस्तान में। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में स्थित नगर कौन सा है। तो पश्चिम से पूर्व में लिस्बन मिलेगा, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूट। ठीक है, आगे देखेंगे। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे वाले स्थल पर बसा राजधानी नगर क्या है, लहासा। तिब्बत जो है, तिब्बत की राजधानी कहाँ है, लहासा और सबसे ऊंचाई पर स्थित, दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, औरेबिलो कहाँ है, भारत में, और ये कहाँ होगा, पांडिचेरी में। बैंकानूर कहाँ है, कजाकिस्तान में। वांगडोंग कहाँ है, इंडोनेशिया में। बट्टिकलोआ ये श्रीलंका में स्थित है। आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाकलैंड कनाडा का पूर्वी भाग। डरबन दक्षिणी अफ्रीका। निकोसिया साइप्रस। ठीक है, वह देश जो अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, आइसलैंड। सन सिटी आर्कटिक जो आर्कटिक होता है, उत्तर जो पृथ्वी का जो ध्रुव है ऊपर में होगा आर्कटिक वृत्त, नीचे में अंटार्कटिका है। तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा पाया जाएगा, आइसलैंड। ठीक है, सन सिटी कहाँ अवस्थित है, दक्षिणी अफ्रीका में। सबसे बड़ा नगर और देश, कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस और सीरिया का इमस्कस। नगर और देश, दावोस स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्पेन, बार्सिलोना कहाँ है, स्पेन में है। ऑकलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड में। और कैंडी कहाँ है, श्रीलंका में। कांटो मैदान किस देश में स्थित है, कांटो मैदान है जापान में। मैक्सिको देश कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में है। कांगो अफ्रीका में है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। माल्टा कहाँ है, भूमध्य सागर में स्थित है। आगे देखते हैं। सुमेलित करना है नगर और इसकी अवस्थिति। तो जकार्ता की जो अवस्थिति है 6 डिग्री 12 मिनट साउथ, अक्षांशीय स्थिति के बारे में बता रहा है। तो 6 डिग्री 12 मिनट साउथ में है जकार्ता। सिंगापुर क्या है, 1.3 डिग्री नॉर्थ। बैकांग 13.45 नॉर्थ। हनोई 21.2 नॉर्थ। ठीक है, अब है भौगोलिक उपनाम। मध्य रात्रि का सूरज दिखाई देता है कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव में। मध्य रात्रि का सूरज कहा जाता है नॉर्वे को, और नॉर्वे जो है उत्तरी ध्रुव में स्थित है। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को, पक्षियों का महाद्वीप। नियाग्रा प्रपात कहाँ है, न्यूयॉर्क राज्य में। 1000 झीलों की भूमि, फिनलैंड को बोलते हैं 1000 झीलों की भूमि। 1000 झीलों की भूमि क्या है, फिनलैंड।
तो आप इसे याद कर सकते हैं। जो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम जो कंट्री है वो कौन है? फिनलैंड। और फिनलैंड को लोग जो हैं 1000 झीलों की भूमि के पास में बैठकर हैप्पी महसूस करते हैं या खुश रहते हैं। इस तरह से याद कर लीजिए। 1000 झीलों की भूमि कहाँ है? फिनलैंड। एफिल टावर पेरिस, विश्व का छत पामीर, अंधमादीप अफ्रीका, मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कौन है? बहरीन। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कौन है? बहरीन। ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका। दक्षिणी अमेरिका को वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। तो ब्यूनस आयर्स जो है दक्षिणी अमेरिका का, अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स एक शहर है और उसकी जो सड़कें हैं वो अमेरिका का पेरिस से कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। तो केंटुकी जो है, यूएसए का केंटुकी जो है, इसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड। सूर्योदय देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। झीलों की वाटिका फिनलैंड। शहरों का शहर वेनिस। स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बैकाल झील को। और प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। प्रातःकालीन मॉर्निंग काम पीस किसको कहा जाता है? कोरिया को। तो ये हमारा यहाँ तक का लेक्चर समाप्त हुआ। अब आगे पार्ट में हम इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।